ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे थे आज के लोकसभा चुनाव 5 चरण के हो रहे हैं और ओवरऑल जो चुनाव लोकसभा के चल रहे हैं आज 5 चरण के हैं और 2 चरण के चुनाव होने हैं। 4 चरण के अब तक हो गए। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता और नीरज गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता। नीरज जी, आपके पास लौटूंगी मैं। आप हमारे साथ चर्चा पर बने हुए थे, कुछ बातें कह रहे थे। नीरज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है मैडम। मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई साहब बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों को बढ़ा रहे हैं, ये इनसे पूछो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देखो। आपको जो वोट मिले या कांग्रेस को वोट मिले, किसी भी गठबंधन को किसी भी दल को वोट मिलते हैं, उनकी पार्टी की विचारधारा मैनिफेस्टो में मिलते हैं। चाहे नेता कोई भी हो, वो जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उससे कोई भी नेता हो बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसको पूरा करेगा। आपकी जोर को बना दो ना। आपकी बीजेपी में कोई कैपेबल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे? आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आपके यहाँ रूल है कि 75 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। आप खुद ही बोलते हो, तो अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। अगले 4 साल कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा बताइए मुझे। लाल कृष्ण अडवाणी को ये कह के हटा दिया था 75 साल से ऊपर हमारे अलाउड नहीं है, तो 75 साल के अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाएंगे। अगले 4 साल प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा? ये सिर्फ बेकार की बात है। जो जनता वोट देती है पार्टी की विचारधारा को देती है, नेता कोई भी हो, क्योंकि वो नेता उस मैनिफेस्टो को पूरा करता है और उसी पे वोट दिए जाते हैं। ठीक है नीरज जी, तमाम बातें आपने कही हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मोदी के नाम पर वोट इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि मोदी के नाम पर लोग भरोसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग हर वो रणनीति का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में जो भी उनको जिताने के लिए काम आएगी, और अगर मोदी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल आप लोग करते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। चलिए, आप सबका जो भी सवाल है उसका तमाम जवाब हमारे साथ राकेश भी बने हुए हैं। राकेश जी, आपके पास लौटूंगी। तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आप कौन बनाएं, किसी प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी जो है 75 साल के होने वाले हैं अगले साल, उसके बाद 4 साल कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में किसी प्रकार का 75 पार की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अब क्योंकि इंडी गठबंधन के बाद ना कुछ कहने को है ना कुछ करने को है, अब ये इन्हीं बातों पर आएंगे। लेकिन ये मुद्दा तो वाजिब है राकेश जी, उनका भी ये मुद्दा तो वाजिब है। अगर 75 साल के वो हो जाते हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री कौन? लोड कराने वाले हैं। अब ये कह रहे थे कि विकास की बात क्यों नहीं करते? 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 5 शहरों में मेट्रो सिटी थी, 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 50,000 सीट थी एमबीबीएस की, आज 1 लाख सीटें एमबीबीएस की है। 31,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की है। 16 IIM थे, 23 IIM है, 12 IIT थी, 19 IIT है, 7 एम्स थे, 22 एम्स है। और ऐसे कितनी ही बातें हैं पूरे देश के अंदर। इन्होंने ये आजादी के बाद देश की महिलाओं को इज्जत घर नहीं दिला पाए। 12 करोड़ शौचालय नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार में बने। शौचालय की शौचालय बने किसी में छत नहीं, किसी में नाली नहीं है। 10 करोड़ को 12 करोड़ में शौचालय बनाया आपने। और उसके अलावा देश के अंदर पूरा देश जानता है। आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा के अंदर 2014 जब कांग्रेस की 10 साल हुड्डा की सरकार थी, आपने देखा होगा दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में 8 फ्लाईओवर थे जो अटल जी की सरकार में शुरू हुए थे, और 10 साल तक वो फ्लाईओवर ऐसे ही रहे। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई तब वो कनेक्टिविटी हुई है। कांग्रेस तो कह रही है ये सारे जो भी प्लान है हमारी तरफ से पहले से ही इसकी रोड मैप तैयार की जा चुकी थी। सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जो भी आप उपलब्धियों की बात करते हैं, गिनवाते हैं, उसका रोड मैप तो पहले से कांग्रेस ने तैयार कर दिया था। बस उसको अमल में लाने के बाद बीजेपी जो है अपने ही कार्यकाल में उसको गिनाती रहती है, उसके बारे में जो है गुण गाती रहती है, लेकिन वो कांग्रेस के किए हुए काम है। भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पर हमने काम किया वो बता रहे हैं, और वो काम दिख रहे हैं। जनधन के कितने खाते? आज से 2016 से पहले इन्होंने गरीब के लिए बैंक की दूरी क्या रखी थी? गरीब बैंक में नहीं जा सकता था। ठीक है, खातों के माध्यम से ठीक है डायरेक्ट बेनिफिट। हाँ नीरज जी, लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। नीरज जी आपके पास लौट रही हूँ। उस जनधन के खातों के माध्यम से ही किसान के खाते में किसान सम्मान निधि गई, तो जनधन के खातों के कारण से गई। मनरेगा का जो पैसा गया वो भी जनधन के खातों के कारण से गया। अब आज देश का प्रधानमंत्री कोई भी बेनिफिट की जो स्कीम होती है वो डायरेक्ट
बेनिफिशियरी के खाते में जाती है। लेकिन राजेश जी, किसानों का विरोध तो हम सभी देख रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ हो रहा है, इसको तो हम नकार नहीं सकते हैं। समाज से इन्हीं तरीके से इन्होंने देखा है, तभी देश बढ़ नहीं पाया और आज इनको तकलीफ होती है। कोई भी योजना नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, देश के। चलिए ठीक है, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आप राकेश जी उस पर जवाब तो नहीं दे रहे हैं, आपके पास लौटूंगी, नीरज जी के पास, आपके पास में आती हूँ। जी नीरज जी, इनका कहना है कि हरियाणा में हमने ये रोडवेज बना दी, सड़कें बना दी। मेरे भाई, अगर आप मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर कोई भी सड़क बनती है, मान लो कांग्रेस ने सड़क बनाई पानीपत से सोनीपत, और सोनीपत के बाद हमारी सरकार चली गई। अब सोनीपत से तो आगे आप बढ़ाओगे ना, ये कोई क्या हुआ, पानीपत से सोनीपत की सड़क आपने बनाई है, उसी रोड को तो आगे बढ़ा रहे हो महाराज, जहां से हमने रोड शुरू करी है, या उस रोड को दोबारा बना रहे हो। तो ये सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं, कांग्रेस में है। और आपको ज्ञान की याद करा दूं, प्राइम मिनिस्टर केंद्र सड़क योजना है, उसके अंदर सारी हिंदुस्तान की सड़कें बन रही है। ये सिर्फ कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारा हो चाहे आपको, वो प्लानिंग चलती रहेगी, नेशनल हाईवे बनते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र में कितने सरकार हो, कोई भी हो। आप दूसरी बात ये कीजिए, और आपके पास लौट रहे हो राकेश जी, आपके पास लौट रहे हो, आपके टर्न में बोलिएगा। आप हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा में 2014 में बेरोजगारी दर कितनी थी और आज कितनी, मुझे ये बता दीजिए। आज हरियाणा पे 2014 में जब हरियाणा कांग्रेस सरकार गई थी, 4,000 करोड़ का कर्जा था, 4.5 लाख का करोड़ का कर्जा है या नहीं? आप अपना मैनिफेस्टो चेक करिए या नेट पे चेक करिए, बताइए मुझे। आज आप पे भी, मुझ पे भी, और जो एंकर मैडम बैठी हैं इन पे भी, प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। इन बातों को जवाब है? सिर्फ विकास विकास विकास। अरे विकास कर्जा नहीं करोगे महाराज? नहीं, देश में कितना कर्जा हो गया? 75 साल की उपलब्धियां आप गुनवाते हो। देखिए, आप हमारी तो बात करिए नीरज जी, लेकिन हमारी तो बात करिए, हम तो उन्हीं के बातों पर भरोसा करते हैं जो आप लोग कहते हैं, फिर हम तो वो इंतजार करते हैं जो बात आप करते हैं उसको आप धरातल पर कब उतारते हैं। मैडम, ये बात नहीं कह रहा, आप ये 10 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं जी, भारत का विकास देश में नाम हो गया। इनसे पूछिए 75 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, चाहे इनके भी हुए चाहे हमारे हुए, देश पे कितना कर्जा था? 55 लाख हजार करोड़ कर्जा। मैं नहीं कहता, इनकी रिपोर्ट कहती है। आज देश में कर्जा 201 लाख करोड़ कर्जा, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल में 4 गुना कर्जा कर दिया। उस बात में कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ विकास विकास। इनके पास भी मुद्दे है ना सर, नीरज जी, इनके पास भी मुद्दे है ना। आपके इंडिया अलायंस की बात करें, जितने भी पार्टी हैं, तमाम पार्टियों के अभी जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, इनके पास भी मुद्दे है ना उठाने के लिए। मैडम घोटाले, ठीक है, आपके पास लौटूंगे, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, माफ कीजिएगा, अभी समय की पाबंदी, इसलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, फिर लौटूंगे आपके पास। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जारी रखेंगे इस चर्चा का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। इसके बाद उसने उस नोट को तोड़ मरोड़ कर खराब कर दिया और फिर वही सवाल पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? फिर सबके हाथ ऊपर उठ गए। तीसरी बार उसने उस नोट को जमीन पर गिराकर अपने जूते से उसे रगड़ दिया और फिर वही सवाल दोहराया कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? स्वाभाविक, इस बार भी सभी के हाथ उठ गए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, रुपया रुपया ही रहता है, चाहे इसे कितनी भी बार गंदा करो तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसी तरह जीवन में हम भी अपने गलत डिसीजन के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार पिसते हैं, गिरते हैं, निराश हताश होते हैं, अपना संतुलन या कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम होने ना दें, अपना हौसला बरकरार रखें और सर्कमस्टांसेस का डटकर मुकाबला करें, तो एक बार पुनः सूर्य उदय होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से मुकाबला करने का हुनर होगा। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चर्चा पर हमारे साथ हमारे दो गेस्ट बने हुए हैं, उनके पास लौटूंगे। उससे पहले हमारे संवाददाता मनोज कुमार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर में आज 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है।
मनोज, अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो लोगों का मतदान प्रतिशत किस तरह से दिखाई दे रहा है, लोगों का रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है, लोग किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, गर्मी को देखते हुए चुनाव विभाग के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जो व्यवस्थाएं की गई है चुनाव आयोग की तरफ से वो ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रकृति का कहा जा सकता है कि एक प्रकोप है कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बारिश जैसा खुशनुमा मौसम हो गया, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, लेकिन बिल्कुल मौसम सुहाना है। जो वोटर्स है वो अपने घर से भारी संख्या में जो है वो निकल के मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध है, कहीं से भी कोई भी असामाजिक तत्व अगर कुछ करना चाहता है तो वो संभव नहीं है। एक दो जगह की अगर बात करें, मुजफ्फरपुर का खासकर तो जो औराई क्षेत्र है वहाँ 2 जगहों पर जो लोगों ने 1 आध घंटे के लिए वोट बहिष्कार किया था, हालांकि प्रशासन ने उस पर लोगों को समझा बुझाकर वोटिंग शुरू करा लिया। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछले बार जो भी अब तक जो चुनाव हुए 4 फेज में और ये 5वां फेज आज चल रहा है, जो पिछला चुनाव हुआ था इससे पूर्व जो पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ था उसकी अपेक्षा अब में वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं कम है। जी जी मनोज, प्रत्याशियों के बारे में भी हमें थोड़ी सी क्विक अपडेट दीजिए और किसकी तरफ जनता का इस बार रुख दिख रहा है, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट करने पहुंच रही है? अभी जो भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, चाहे जो लोग से बातचीत हुआ है, उसके अनुसार ये है कि लोग विकास और देश के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा है जहां बूथ के जो किसी खास जाति का जो बूथ है वहां पे थोड़ा सा टसन है। खास करके जो बिहार में भी पांच जो लोकसभा है वहाँ चुनाव चल रहा है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, गाजीपुर है, सारण है और सीतामढ़ी है। इन 5 लोकसभा में जो चुनाव चल रहा है, 1-2 सीटों को अगर छोड़ दे तो बाद बाकी जो भी सीटें हैं वो खुल के सामने सभी लोग जान रहे हैं इस चीज को कि कहाँ कैसे वोटिंग कर रहा है। लेकिन 2 सीट अभी भी जो है वो टसन की है, खास करके एक मुजफ्फरपुर की बात करें और दूसरी सीट जो है सीतामढ़ी की है। जी ठीक है मनोज कुमार, आप बने रहिए सारी अपडेट्स के साथ। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता बने हुए हैं राकेश जी और नीरज जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए। नीरज जी, आपके पास लौटूंगी। देखिए, अभी हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि लोगों का अगर रुख देखा जाए तो लग रहा है कि बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। और आप कह रहे थे कि मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं। मोदी का ही एक मैजिक है जो कई जगहों पर प्रत्याशी को ना देखकर मोदी के नाम पर वोट किया जा रहा है। देखिए, मैंने अभी आपकी बात सुनी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर लोग विकास और बेरोजगारी के मुद्दे में चुनाव वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी के कार्यकाल में विकास नहीं हुए हैं, विकास के मुद्दे पे वोट डालने जाएंगे मतलब कांग्रेस को वोट डालने जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके काल में विकास हुआ, जो विकास हुआ उसको मानते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत है ना, जो बीजेपी प्रवक्ता कह रही है कांग्रेस ने 65 साल में कुछ नहीं किया, 65 साल में कुछ नहीं किया। आज जिस आप फोन पे डिबेट कर रहे हो, ये राजीव गांधी की दूरगामी योजना थी, कांग्रेस की देना क्रांतिकारी योजना। और आप जिस कारण चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो संविधान की व्यवस्था है, वो संविधान किसने दिया? आप बेकार के जो बात करते कांग्रेस में कुछ नहीं है, कांग्रेस में कुछ नहीं किया। एम्स किसकी देना? आज आप एम्स खुद ही कह रहे हो कि एम्स इतने खुल गए, तो पहले एम्स किसने बनाया? उस एम्स में आपके अच्छे अच्छे नेता इलाज कराते हैं। तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो उस हॉस्पिटल में आपको जाना ही नहीं चाहिए। हमने कुछ किया ही नहीं। आपने आज हवाई जहाज वगैरह कितने एयरपेट किसकी देना है? आप इस बातों नहीं करना चाहिए। जिस सरकार ने जो काम किया उसको मानना चाहिए। ये नहीं कह सकते बीजेपी कंपेयर कर रही है अपने 10 साल के कार्यकाल को कांग्रेस के जितने 50 या 55 साल के कार्यकाल रहे हैं उससे। देखिए मैं तो कह रहा हूँ, इनको सजाया देश मिला। आप समझना पहले मेरी बात को। जब ये देश आजाद था इसमें सुई भी नहीं बनती थी, कुछ थी। जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, आप इनसे पूछो उस समय देश की स्थिति क्या थी। आप पिछले में देख सकते हैं, पिछले इतिहास बता सकते हैं। देश में खाने के पैसे अंग्रेज पूरा लूट के चले गए, जो भारत सोने की चिड़िया खिलाता था। और इनको देश मिला सजाया, सब कुछ तो हमने कर दिया, सारा रोड मैप तैयार कर दिया, सारी नीतियां बना दी। प्लानिंग कमीशन का नाम नीति योग करने से सोचते हैं कि हमने सर, अगर आपने देश सजा इनको दिया होता तो जनता इतनी भारी बहुमत से बीजेपी को नहीं लाती। सर मैडम मैं समझ गया, लेकिन ये देखिए तो टाइम की बात है। 55 साल हमने राशन करा, थोड़े बहुत तो करेक्शन आएगी। अगर ये 10 साल शासन किए, 55 साल शासन करके दिखा देना, अभी 10 साल बाद इनका बुरा हाल हो जाएगा। 15 साल का शासन कर लिया तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। रही 400 पार की नारे की, 404 तो हम 1984 में तक लगा चुके हैं। ये जो आज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 404 तो 1984 में सीट आ गई। ये हमारा क्या मुआवजा ठीक है सर। देखिए, ये बात तो है कि कांग्रेस एक बहुत ही पावरफुल पार्टी रही है, लेकिन उसका डाउनफॉल भी शुरू हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। सर, आप भी जानते हैं। आपके पास लौटूंगी, समय की पाबंदी है, इसलिए राकेश जी आपके पास आ रही हूँ, हमें क्विक रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने 75 साल में कुछ नहीं कहा। मैंने तुलनात्मक बताया कि 2014 से पहले 55-60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। और ये कहते हैं देश सजाया दिया।
कैसा सजाए दिया। आपने महिलाओं के लिए इज्जत कर शौचालय तक नहीं बने 55 साल में आपसे। आपने हर घर को नल नहीं दिया। आपने एम्स आपने 7 बनाए तो हमने 22 बनाए। हमने कंपेरेटिव नहीं बताया कितना सजाए देश आपने। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 में चीन आजाद हुआ। हमारे बाद में जो आजाद हुआ वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? आपने चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सीट प्लेट में सौंप दी। ठीक है, माफी चाहती हूँ राकेश जी, आपको रोकना होगा, समय की पाबंदी है, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर जुड़ने के लिए। नीरज जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता मनोज कुमार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ फोनों पर जुड़े थे। बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखो देश किसको सजाए मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन देश को सजाता है, इसकी तो जनता है वही वोट देकर इसका जो भी डिसीजन है वो करेगी। और 4 जून को किसकी जीत होती है, किसकी नहीं होती है, इसके बारे में भी खुलासा होगा। तब तक चुनाव की हर मिनट की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह इसी समय। नमस्कार।